विहान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था, जहां से हल्की हवा बह रही थी। तभी अर्जुन आता है। चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वह कहता है, मैं उसे मनाकर लाने गया था, लेकिन नाकाम रहा। विहान उसकी बात सुनकर चौंकता है, लेकिन तभी अर्जुन आगे जोड़ता है, गौरी खुद आ गई है। यह सुनकर विहान की सांस थम सी जाती है, मगर वो जल्द ही अपने जज्बातों को छुपाते हुए कहता है, वो सिर्फ संध्या की शादी तक के लिए आई है, फिर चली जाएगी। उसके लहजे में कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक अस्थायी सुकून की परत। गौरी उस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। वह सूटकेस में कपड़े समेट रही थी, हर मोड़ पर एक ठंडी सांस भरती हुई, जैसे हर कपड़ा कोई पुरानी याद हो। वो जाना चाहती थी, लेकिन शायद खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे लगता था कि वहां रुकने का अब कोई मतलब नहीं, उसकी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और विहान अंदर आता है। वह चुपचाप उसके बैग में से एक छोटा ट्रॉली बैग उठा लेता है और अलमारी के पीछे छिपा देता है। गौरी उसे रोकते हुए पूछती है, ये क्या कर रहे हो? विहान उसकी आंखों में देखकर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम कहीं नहीं जा सकती। अचानक बाहर आंधी तेज हो जाती है। खिड़कियों से पर्दे उड़ने लगते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। गौरी डर जाती है और विहान के करीब आकर उसे कसकर पकड़ लेती है। कुछ पलों के लिए सारा समय थम सा जाता है, जैसे जादू हो गया हो। विहान के होठों पर एक कोमल मुस्कान उभरती है, जबकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस नजदीकी में कुछ था, जो दोनों के बीच अनकहे तौर पर पल रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। थोड़ी देर बाद विहान कमरे से निकल जाता है। उसे याद आता है कि गौरी को 40 नंबर का पाव चाहिए था, बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन वह बिना देर किए बाजार की ओर निकल पड़ता है। शायद ये उसकी तरफ से गौरी के लिए एक छोटा सा तोहफा था, एक बहाना, एक वजह उसे खुश देखने की। रास्ते में चलते हुए उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर रेखा का नाम देखकर वह थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, फिर कॉल रिसीव करता है। रेखा की आवाज में हमेशा की तरह कुछ रहस्यमयी सा लहजा होता है। वह सीधे मुद्दे पर आती है, मुझे 1 करोड़ चाहिए, वरना। विहान का माथा ठनकता है। वह पूछता है, किस लिए? रेखा जवाब देती है, अगर पैसे नहीं मिले तो मैं गौरी की सारी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दूंगी। यह सुनते ही विहान का दिल बैठने लगता है। शक की एक चिंगारी उसके अंदर सुलग उठती है। क्या गौरी ने रेखा से कुछ छुपाया है? क्या वो सिर्फ पैसों के लिए वापस आई है? उसके जहन में हजारों सवाल उठते हैं और वह बेचैन होकर घर लौटता है। घर लौटते हुए वह बार बार सोचता है, क्या ये वही गौरी है जिस पर वह भरोसा करने लगा था? या फिर वह सिर्फ एक चेहरा है, एक छलावा? उसकी सोच अब जहर बन चुकी थी। जैसे ही वह घर के अंदर आता है, उसकी नजर गौरी पर पड़ती है, जो गलियारे से गुजर रही थी। गुस्से में भरे स्वर में विहान बुदबुदाता है, गौरी सिर्फ एक डांसर है, उसे स्वाभिमान जैसी कोई चीज पता ही नहीं है। उसने ये बात शायद खुद से कही थी, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि गौरी के कानों तक पहुंच गई। वह वहीं थम जाती है, उसके कदम जैसे जड़ हो गए हों। उसने यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में नमी तैर उठी, होंठ कांपने लगे, पर वह कुछ नहीं बोली। उस एक वाक्य ने उसके भीतर की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। उसका दिल चकनाचूर हो गया। जो बातें वह दुनिया से छुपा रही थी, वो अब उस इंसान की नजरों में सवाल बन चुकी थी, जिसे वह सबसे ज्यादा अहमियत देने लगी थी। और यही था वो पल जहां सब कुछ बदल गया। उसी पल विहान को भी एहसास हुआ कि वह शायद कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। गुस्से में बोली गई बातों का असर क्या होता है, ये उसे गौरी की आंखों में साफ नजर आया। वह उसके पास जाने को बढ़ा, लेकिन गौरी पहले ही पीछे हट चुकी थी। उनकी बीच की खामोशी अब चीखने लगी थी, और वह आंसू जो कभी बहते नहीं थे, अब खुलकर झलकने लगे। यह वही मोड़ था जहां भावनाएं और गलतफहमियां आमने सामने खड़ी थी। अब देखना ये होगा कि क्या विहान को गौरी की सच्चाई पता चलेगी? क्या वह जान पाएगा कि जो वह देख रहा है वो सच है या सिर्फ दिखावा?
और क्या गौरी दोबारा खुद को साबित करने की कोशिश करेगी या टूटकर सब कुछ पीछे छोड़ देगी? यह रहा जादू तेरी नजर का दूसरा भाग। पहले भाग की कहानी के आगे की कड़ी के रूप में पुनः रचित और विस्तार किया गया, जिसमें कहानी को एक नया और अनोखा रूप दिया गया है, पूरी तरह से आपके अनुरूप, 800 शब्दों और 5000 कैरेक्टर से अधिक। गौरी की आंखों में अब गुस्से के साथ साथ अपमान का जहर भी घुल चुका था। वह मुड़ी और जाने लगी, मगर विहान के भीतर अब तक सुलग रही गलतफहमियों की आग ने उसे रोक लिया। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए वह गौरी के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जुनून था और लहजे में तिक्तता। रुको, उसने गरजती आवाज में कहा। तुम्हारी कीमत क्या है, गौरी? बोलो, कितने में बिकती हो तुम? तुम्हारी बहन भावना की कीमत क्या है? उसकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द किसी तलवार की धार हो। गौरी का चेहरा सुन्न पड़ गया। वह अपनी जगह थम गई, उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों से आंसू नहीं, आग झलकने लगी। बिना एक पल की देरी किए उसने पलटकर विहान को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। थप्पड़ की गूंज दीवारों से टकराकर वापस लौटी, जैसे पूरे महल ने वह झटका महसूस किया हो। बस बहुत हो गया, विहान। गौरी की आवाज अब कांपती नहीं थी, बल्कि गरज रही थी। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं बिकाऊ नहीं हूं। तुम्हारे जैसे आदमी के एक भी सवाल का जवाब देना मेरी खुददारी के खिलाफ है। वह मुड़ी, आंखों में लावा लिए दरवाजे की ओर बढ़ी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, नहीं तुम्हारा प्यार, जिसमें शक है, अपमान है। मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाली थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। विहान की आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ फैलाया और हवा में एक जोरदार कंपन हुआ। कमरे में रखी कुर्सियां हवा में उठ गईं, पर्दे उड़ने लगे, एक जमीन से बंधा दीपक अपने आप ऊपर चला गया। गौरी ठिठक गई। उसके चेहरे पर डर और हैरानी का मिश्रण था। वह जैसे किसी और ही दुनिया में आ गई थी। विहान की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, सिर्फ एक दिव्य ऊर्जा थी, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तुम जानना चाहती हो सच्चाई? विहान की आवाज गूंजने लगी। तो सुनो, मैं वो नहीं जो तुम समझती थी। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं हूँ दवंश राज का राजा, जिससे हर दवंश कांपता है। मेरी शक्ति वो है जो इस दुनिया की कल्पना से परे है। मैं हवा को मोड़ सकता हूँ, आग को रोक सकता हूँ और अंधकार को चीर सकता हूँ। उसकी आंखों से चमक निकलने लगी, जैसे किसी और आयाम का द्वार खुल गया हो। गौरी की आंखें फैल गईं। वह अभी अभी जिसे छोड़ने जा रही थी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक रहस्य से भरा शख्स था। उसकी समझ से परे चीजें सामने हो रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। दवंश, मतलब तुम? वह बस इतना ही कह पाई। विहान ने एक लंबा सांस भरा। हाँ, मैं दवंश हूँ। और मेरे जैसे सैकड़ों नहीं, हजारों वर्षों से इस धरती पर आते रहे हैं। हम इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा और शक्तियां किसी और ही ग्रह की होती हैं। कमरे में फिर से तेज हवा चलने लगी। एक घड़ी उल्टी घूमने लगी, मानो समय भी इस सच्चाई से डर गया हो। गौरी का विश्वास डगमगा गया। क्या वह इस झूठे अहंकारी व्यक्ति को छोड़कर सही कर रही थी, या उसकी सच्चाई अब जाकर खुली थी? उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन दिल अभी भी वह थप्पड़ याद कर रहा था, जो सिर्फ अपमान पर नहीं, बल्कि विश्वासघात पर पड़ा था। विहान उसकी आंखों में झांकते हुए आगे बढ़ा। तुम सोचती हो मैं क्रूर हूँ, पर मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। रेखा जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है, वो मेरे खिलाफ है, हमारी पूरी दवंश जाति के खिलाफ। मैं जानता हूँ तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैंने गलती की, तुम्हारे चरित्र पर शक करके। गौरी का गला भर आया था। वो कुछ नहीं कह सकी। उसके भीतर एक जंग चल रही थी। एक तरफ वो प्रेम, जो अब भी कहीं बाकी था, और दूसरी तरफ वो अपमान, जिसे भुलाना उसके लिए आसान नहीं था।
वह कुछ कहने ही वाली थी कि विहान ने अचानक आगे बढ़कर उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ, मेरे शब्दों ने तुम्हें तोड़ा, पर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। मेरी ताकतें मेरी कमजोरी बन गई, पर अब मैं तुम्हें सच्चाई के साथ चाहता हूँ, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी सवाल के। कमरे में अब एक सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा डर का नहीं, फैसले का था। गौरी के चेहरे पर भाव बदल रहे थे, हर पल कुछ नया सोच रही थी। क्या वह विहान के इस नए रूप को अपनाएगी? क्या वह उस थप्पड़ और अपमान को भुला पाएगी? और सबसे अहम, क्या वह एक दवंश राजा से प्रेम कर सकती है? इतनी बड़ी सच्चाई के सामने अब रिश्ते की नींव हिल चुकी थी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी, जहां जादू, प्यार और टकराव की लहरें अब और ऊंची होने वाली थी।